चलिए भाई, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वांट कीड़ा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और बज गए हैं सुबह के 8 और एक बार फिर से आपके सामने आज की वीडियो आपके सामने पूरी तरीके से पेश की जाती है पीओ मेंस के लिए। आज के इस की क्लास में 5 क्वेश्चन जो होंगे वो अपकमिंग आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ के मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको जैसी वीडियो अपलोड हो तुरंत पता चल जाए और आपसे ये सेशन मिस ना हो। डेली 5 क्वेश्चन की ये सीरीज के लिए आप क्वांट कीड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए क्वांट कीड़ा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। और चलते हैं आज की क्लास के पहले सवाल की तरफ। एपिसोड नंबर 4, पहला सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, सारे क्वेश्चंस पीओ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है वेसल पी एंड क्यू कंटेन डैश लीटर। इस तरीके के सवालों को बोला जाता है फिलर बेस्ड क्वेश्चंस। फिलर के क्वेश्चंस हैं। जो पहला फिलर होता है वो जो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन वहीं सेट किया जाता है, अभी ये आगे पीछे नहीं आते। इनकी यही ऑर्डर होता है कि ये जो पहला ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट वाला होगा, सेकंड ब्लैंक स्पेस सेकंड वाला होगा। ऐसे आप सीखेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं वो, जो बच्चे पहले से देख रहे हैं वो तो जानते हैं इस बात को कि कैसे फिल करते हैं। कह रहा है दो कंटेनर है पी एंड क्यू, दोनों की कैपेसिटी दे रखा है 180 टू 40 के हिसाब से हम इसे भरेंगे। लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, दोनों कंटेनर में मिल्क और वाटर। आप बहुत ध्यान से देखना, पीओ के क्वेश्चन है और बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। पी एंड क्यू, ये दो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर में मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क है और इसमें भी वाटर है, और इसमें भी मिल्क और इसमें भी वाटर, ऐसा इन्होंने बताया। अब जरा देखिए, इसके बाद कह रहा है आपसे कि वेसल पी में जो वाटर है वो 40% मोर देन मिल्क है। पी में वाटर 40% मोर है, मतलब अगर ये 5 है तो ये 7 है, 40% 5 और 7 होता है। जबकि क्यू में वाटर 50% ज्यादा है मिल्क से। क्यू में वाटर जो है मिल्क से 50% ज्यादा, यानी ये 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। डन हो गई बात। आगे कह रहा है 24 लीटर और 50 लीटर मिक्सचर पी एंड क्यू से टेकन आउट रेस्पेक्टिवली। पी से 24 लीटर निकालना है, क्यू से 25 लीटर, ध्यान रहे मिक्सचर निकालना है। निकालने के बाद क्या करना है, 40 लीटर ऑफ मिल्क एडेड इन द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल्स क्यू। क्यू में जो निकालने के बाद क्वांटिटी बचेगी उस क्वांटिटी में आपको 40 लीटर मिल्क मिला देना है। जब आप मिला देंगे तो रेशियो ऑफ मिल्क पी का और दैट ऑफ क्यू का, पी और क्यू के मिल्क का रेशियो 2:5 हो जाता है। तो कह रहा है बता दीजिए जो पॉसिबल वैल्यू है इन द कम ऑफ ब्लैंक स्पेस पे कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। है ना प्यारा सा सवाल, आइए लगाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सभी लोग इस बात को, कि मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि सर ये अगर 5x है तो ये 7x है। आप कहोगे हाँ सर। ये रेशियो अलग है तो आप कहिए इसको कि सर ये 2y है और ये 3y। डन हो गई बात। अब जरा देखो, कंटेनर पी में से मुझे 24 लीटर मिक्सचर को निकालना है। 24 लीटर यहां से निकालना है, 24 लीटर, और 50 लीटर इसमें से निकालना। अब मेरी बात समझिए, जब आप 24 लीटर निकालोगे इसमें से और 50 लीटर इसमें से निकालोगे तो आप निकाल क्या रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं। मिक्सचर में से आप 24 लीटर और 50 लीटर निकाल रहे हैं तो निकलेगा भी इसी रेशियो में जिस रेशियो में कंटेनर में पहले से अवेलेबल है। यानी इस 24 लीटर में निकलने का जो रेशियो होगा वो 5 और 7 होगा। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो 12 पार्ट है, 12 पार्ट 24 के बराबर होने से एक पार्ट 2 होगा। एक पार्ट 2 होने से 24 में अगर हम लोग इस 24 को तोड़ते हैं, समझना ध्यान, 24 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 24 में 5 दूना 10, मिल्क की मात्रा होगी कितनी, 10। मिल्क की मात्रा 10 लीटर और वाटर की मात्रा
7 दूनी 14 लीटर। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ पाए होंगे। जो नहीं समझे एक बार फिर से समझिए कि इस 50 लीटर में जो निकलेगा वो भी 2 और 3 के रेशियो में निकलेगा। मतलब 5 यूनिट अगर 50 है, 1 यूनिट 10 होगा। 1 यूनिट 10 होने से 5 दूना 10 लीटर तो मिल्क निकलेगा। 10 लीटर मिल्क होगा इस 50 में। बाकी 10 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 दूना 20, माफ करिएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। 30 लीटर वाटर हो। अब उसने बोला क्या, सवाल में बोला ये था कि निकालते तो हम पी से हैं और क्यू से, दोनों से, लेकिन मिलाते सिर्फ और सिर्फ 40 लीटर मिल्क, वो भी किस में मिलाते हैं, क्यू में। पहले से पी में मिल्क कितना था, 5x, उसमें से आपने मिल्क निकाला कितना, 10 लीटर। तो मैंने कहा फिर हम इसे लिख सकते हैं 5x माइनस 10 मैंने निकाला। ठीक, क्यू में पहले से कितना था मिल्क, 2y, 2y, इसमें से मैंने कितना निकाला मिल्क, 20 निकाला, और इसी में मैंने 40 मिल्क मिलाया है। 20 निकला और 40 मिला। मिलने के बाद कंटेनर पी और कंटेनर क्यू के मिल्क का रेशियो 2 और 5 है। ये कंटेनर पी है ऊपर वाला, नीचे वाला कंटेनर क्यू है। ये 2 है मेरे भाई, ये 5 है। ये 2 है और ये 5 है, मतलब ये 2 यूनिट है मिल्क की मात्रा और यहाँ 5 यूनिट का रेशियो। ये जो रेशियो है ये मिल्क का रेशियो है दोनों कंटेनर के। दोनों कंटेनर के मिल्क का रेशियो है। आप क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़िएगा, नाटेदार सवाल है आज के सारे। डन। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखते हैं क्या होता है। सॉल्व करते हैं। दिस इज 25x माइनस 10 पचे 50। ठीक, 2 दूना 4y, यहां देखो प्लस का 20 होगा यानी प्लस का 40 हो जाए। तो हमने कहा अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखें, 25x माइनस 4y इज इक्वल टू 90। ये एक रिलेशन मुझे बनकर आया, एक्स और वाई का ये एक रिलेशन बनकर आया। 25x माइनस 4y इज इक्वल टू 90, ये एक रिलेशन मेरे पास बनकर आया। क्लियर। अब जरा देख, ऑप्शन सेटिस्फाई कराना है। देखो ये x और y क्या है, ये है 5x 7x। अब मेरी बात को समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, ये पहला फिलर उठाते हैं हम लोग, ये 180 240। अगर मैं ये मान लूं कि कंटेनर P की वैल्यू 180 है और Q की वैल्यू 240, ठीक है, तो कंटेनर 180 7 और 5 यानी 5x और 7x में तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये 12x की वैल्यू, 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, तो x की वैल्यू कितनी है, सही, 12 25 60 15। इसको तोड़ेंगे 3 और 2 5y 5y, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहां से y की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 5 चौक की 20 और 5 बटे 40 48, 48 आ गई। अब मेरी बात को समझ, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 48, इस इक्वेशन में रख के देखिए, रख कर देखिए, अगर सेटिस्फाई कर देगा तो बात बिल्कुल पहला फिलर सही हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं होगा। लेकिन कराने का भी तरीका, x की जगह पर अगर हम लोग 15 रखते हैं, 15, और y की जगह पर हमें क्या रखना है, 48 रखना है ना, 48, ठीक, 48 रखना है। तो अब मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, आपको 90 लाने के लिए क्या पूरा गुणा करना है, नहीं, गुणा नहीं करना है, यूनिट डिजिट से खींचिए इसको, यूनिट डिजिट से जल्दी लगाइए। देखो 25 गुणे 15 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। और जब आप 4 गुणे 8 करोगे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 चौके 32 में 2 आएगी। क्या यूनिट डिजिट 5 और यूनिट डिजिट 2 से यूनिट डिजिट 0 आएगी, नहीं आएगी ना, यानी पहला गड़बड़ है, पहला गड़बड़। ऐसे समय बचा सकते हैं आप इस सवाल में। दूसरा जो नहीं सीखे एक बार फिर से सीखिए। दूसरा देखिए आप, अगर मैं कंटेनर पी को मान लू 100 और इसको कहें मैं 200 है, ठीक, तो 7 5 12, 12 पार्ट हो रहा है 100 के बराबर, 12 x 100 होगा, x की वैल्यू पॉइंट में आएगी, आएगी।
अब x की वैल्यू पॉइंट में आने के लिए यह भी पॉइंट ये तो सीधा सीधा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लग रहा है। पॉइंट के साथ जाने से अच्छा पहले सीधे जाते हैं, क्योंकि सारी इंटीजर वैल्यू है तो जरूरत नहीं है पॉइंट के साथ जाने की। हमने इसको भी हटा दिया, हमने कहा सर यह भी नहीं लग रहा है, गंदा कैलकुलेशन है, यह भी नहीं लग रहा है, इसको उठाते हैं थर्ड वाले ऑप्शन को। 120 180 अगर करते हैं, 120 मान लें, इसको 180 मान लें, तो 7 5 12, 12 120, यानी x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 10 आई। अगर मैं इसको 3 2 5 5 y बराबर करूं तो y की वैल्यू 5 3 15, 5 6 के 30, 36। इसको रख के देखते हैं, 10 रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर 10 रखना होगा। समझ रहे हो, देखो जैसे मैं सेटिस्फाई करा रहा हूँ, ये चीज सीखिएगा। x की जगह पर अगर हमें 10 रखना है और y की जगह पर कितना रखना है, 36 रखना है। तो जब हम लोग x की जगह पर 10 रखेंगे, 25 इंटू 10 करोगे, यूनिट डिजिट 0 आएगी। और जब आप 4 गुणे 36 करोगे मेरे भाई, तो 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा। क्या 0 और 4 से यूनिट डिजिट 0 आएगी? नहीं आएगी, यानी यह भी गड़बड़ हो गया। यह भी गड़बड़ है, यह भी गड़बड़ है, यह भी गड़बड़ है, 3 तो ऐसे ही कट के बचा, चौथा इसको देख लेते हैं सर, इसको देख लेते हैं भैया। देखो अगर मैं कहूं कि ये 120 है, तो आप कहोगे सर ये 12x होगा, यानी x की वैल्यू आप लोगे कितनी, 10। अगर आप कह दूं मैं कि ये 200 है, 200 है, तो आप कहोगे सर ये 3 और 2 5 y के बराबर होगा, यानी y की वैल्यू 40 होगी, y की वैल्यू 40 होगी, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 40। रखते हैं अपने इक्वेशन में। देखो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 40, 10 रखेंगे कितना हो जाएगा, 250, और 40 रखेंगे कितना होगा, 160। 160 250 कितना आ गया, 90। बल्ले बल्ले, बिल्कुल सही, कर गया सेटिस्फाई। और अगर कर गया सेटिस्फाई तो इस सवाल का शानदार सा जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको सवाल ये पसंद आया होगा। आप जरूर इस सवाल को अपने आप से खुद से एक बार वीडियो रोक कर लगा के देखिएगा, मजा आएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर बनता है, एक लाइक तो बनता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है इन अ पबजी टूर्नामेंट TSM Identity won the 25% of X number of matches played in qualified and won 80% of Y number of matches played in final। कह रहा है X मैच में से 25% मैच वो जीतते हैं, ठीक, जबकि Y नंबर ऑफ मैचेस में से 80% मैच के वो फाइनल खेलते हैं। If the difference between the number of matches lost in both qualifier and final is more than 10 but less than 15, more than 10 but less than 15, then which of the following value of x and y will given the suitable answers। given में कह रहा है कि number of matches is lost in qualify is greater than the number of matches lost in final, यानी क्वालिफायर वाली वैल्यू फाइनल लॉस से ज्यादा है। ठीक है, अब जरा देखो ये कितना प्यारा सवाल है। ऐसे उटपटांग टाइप के आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आज, आप सोच रहे होंगे क्या ही पढ़ा रहे हैं सर, पढ़ना पड़ेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है SBI PO के लिए, IBPS PO के लिए, RRB PO के लिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि समझ के बाहर होते हैं, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से इनको रूबरू करा रहा हूँ। आओ देखो इसको सीखते हैं। क्वालिफाई और फाइनल दो डाटा है अपने पास, क्वालिफाई और फाइनल ये दो डाटा है अपने पास। कह रहा है आपसे कि दो मैच है, एक्स क्वालिफाई और वाई फाइनल मैच। कह रहा है एक्स जो क्वालिफाई वाले मैच है उसमें से 25% मैच जीते गए हैं, तो वो मैंने लिखा 25% जीते गए हैं, 25% जीते गए हैं। जबकि वाई वाला जो मैच है उसमें से फाइनल मैच में 80% मैच जीते गए, 80% मैच को इन्होंने जीता। ठीक, लॉस निकाल लेते हैं, मतलब कितने हारे हैं। अगर हम लोग लॉस निकालते हैं, 25% एक्स मैच अगर जीते गए यानी 75% मैच हार गए हैं। यहाँ 20% मैच
वाई वाले हार गए। तो वाई तरीके के मैच थे, उसमें से फाइनल मैच 80 खेले गए, जबकि 20% मैच को ये हार गए। अब इसके बाद की कहानी यहाँ से बहुत अच्छी। अब कह रहा है आपसे कि जो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लॉस एक बोथ क्वालिफायर और फाइनल, क्वालिफायर और फाइनल। क्वालिफायर लॉस का 75% है, फाइनल का लॉस है कितना 20%। कितनी में से, नंबर ऑफ मैच में से। और नंबर ऑफ मैच कितने हैं, एक्स और वाई। ठीक, एक्स मैच में से 75% मैच कोई हार गया है, तो आप कहोगे सर ये हार गया 3x/4 मैच ये हार गया। जबकि वाई नंबर ऑफ मैच में से, ये नंबर ऑफ मैच है, ठीक, वाई नंबर ऑफ मैच में से 20% मैच हार गया, मतलब y/5 मैच हार गया। कह रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस में क्या होता है, बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी होती है। तो एक बात बिल्कुल कंफर्म बोला था कि क्वालिफायर का जो लॉस है वो ज्यादा है किससे, फाइनल वाले लॉस, हारने से। यानी क्वालिफायर वाला जो ये हारने वाला डाटा है ये ज्यादा है फाइनल वाले से। तो आप इसी में से इसको घटाएंगे, और कह रहा है जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, इसको वो कह रहा है आपसे कि ये वैल्यू जो है ये मेरे भाई मोर देन 10, मोर देन 10, 10 से ज्यादा, मोर देन 10, 10 से ज्यादा, लेस देन 15, 15 से कम। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान। ये जब आप निकालेंगे डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस 10 से ज्यादा आएगा, डन, और 15 से कम आएगा। 10 से ज्यादा आएगा और ये 15 से कम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, 10 से ज्यादा आएगा और 15 से कम आएगा। अब तो क्वेश्चन खत्म। यानी मुझे क्या करना है, ये मेरे पास 44, 115, 64, 175, ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू, और यही उसने बोला था कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी द गिवन सुटेबल आंसर्स। कौन सी वैल्यू हमें यहाँ रखें तो आंसर सही से दे दे। अब एक एक को रख के चेक करना पड़ेगा, एक एक को रख के। ये सारी की सारी एक्स की वैल्यू है और ये सारी की सारी वाई की वैल्यू है। ऐसी कौन सी इसमें से वैल्यू है जिसकी वैल्यू 10 से ज्यादा आएगी और 15 से कम आएगी। अब मैं कहूं अगर मैं x की वैल्यू 14 रख लूं, सॉरी 44 रख लूं। अब देखो यहाँ पे एक एक को रख के चेक ही करना पड़ेगा, है ना। x की वैल्यू अगर हम लोग 44 रख लें बेटा, तो x की जगह पे 44 रखने से 4 से कटेगा 44, 11 होगा, 11 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33 हो जाएगा। माइनस y की जगह पर 115, 115 को 5 से भाग करोगे, 5 दूना 10, 5 ते 15, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 33 और 23 अगर आप घटाओगे तो आप जरा देखो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जबकि उसने क्या बोला था, 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये वैल्यू सुटेबल नहीं, 10 से ज्यादा होना चाहिए, 10 के बराबर नहीं था, 10 ही आ रहा है। दूसरा मैंने उठाया x की जगह पर 64, यानी ये गड़बड़ है, ये नहीं ऑप्शन हो सकता। अब जब पहला कट गया तो तुरंत ऑप्शन उठा लिया करो, जिसमें पहला है वो तो कट गया, इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है और किसी में नहीं लिखा है, जिसमें फर्स्ट लिखा है वो कट गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 64, 175 उठाते हैं, x की जगह पर 64 रखेंगे, 4 से काटेंगे 16, 16 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। माइनस y की जगह पर 175 रखेंगे, y की जगह पर 175 रख के 5 से काटोगे तो ये आएगा 35। कितना आ जाएगा 35, 35, 45 मिलकर कितने हो गए 10, यानी 3 जोड़ दिया 13। ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये वैल्यू 10 से ज्यादा भी आ रही है, 15 से कम भी आ रही है, यानी ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला सही है। तो सेकंड किसमें है, एक तो इसमें सेकंड नहीं है, तो ये कट गया। ऐसे काटते चलते हैं, यानी या तो फर्स्ट होगा या तो फिफ्थ होगा, या तो फर्स्ट होगा या तो फिफ्थ होगा। अब देख लेते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ को अगर मिलाएं तो सेकंड है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड है, यानी फिफ्थ अगर हम डिसाइड कर लें, फिफ्थ वाले को डिसाइड कर लें तो अभी पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक, अब जरा देखो फिफ्थ को, जो कॉमन फंस रहा है उसको छोड़ दो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो जल्दी पकड़ पाओगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मेरे पास दो ऑप्शन बने, पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, पांचवें में दिख रहा है सेकंड, सॉरी पहले में है सेकंड और थर्ड, दूसरे में भी, पांचवें में भी सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है। तो सेकंड सेकंड तो डिसाइड, थर्ड दोनों में कॉमन है, तो क्यों चेक करना, फिफ्थ को और चेक कर लो तो पता चल जाएगा। अगर फिफ्थ से सही हो गया तो पांचवा आंसर, फिफ्थ गड़बड़ हुआ तो पहला आंसर। अब फिफ्थ वाले को उठाते हैं,
फिफ्थ का ये है 48 110, 48 एक्स की जगह पर 48 4 से काटेंगे तो 12 होगा, 12 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 3 36 होगा, माइनस 110, 110 मतलब y की जगह पर 110 बटा 5 करोगे 22 आएगा, 22 10 32 14, 14 डन। 14 आएगा, 14 आया जो कि 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है, मतलब यह भी सही है। तो मेरे समझ में क्या आया, फिर राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, राइट आंसर जो हुआ वो क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ का मतलब कि सेकंड है वैलिड, थर्ड है और थर्ड के साथ फिफ्थ, ये तीन, ये गड़बड़। तो ऐसे मदद के ऑप्शन की हेल्प लेकर अगर सॉल्व करेंगे जल्दी लगेंगे क्वेश्चंस। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ इज द राइट आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। एक बार दो बार इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, तब ये क्लियर हो पाएंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जरा क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक खेल में, खेल के पहले राउंड में अमित शामिल होता है और वो अपनी राशि को 3 गुना कर देता है। कुछ पैसा लेके अमित एक खेल खेलना शुरू किया और उन्होंने उसको 3 टाइम कर दिया एक बार खेलने के बाद। ठीक, तो मैंने ये कहा कि अमित ने जो पैसा लेकर इनिशियल गेम की शुरुआत शुरू की, अमित ने जो स्टार्टिंग किया है, स्टार्टिंग वो एक्स रुपीज लगाया है, मान लो एक्स रुपीज से गेम की शुरुआत करता है और फिर कह रहा है वो उसको 3 गुना कर, 3 गुना करके गेम को शुरू कर, लेकिन अपने दोस्त से हार जाता तो पी रुपए वो हार जाता है, लॉस बाई पी रुपए टू हिज फ्रेंड। अब पी रुपए हार गया तो उसको देना पड़ेगा। फिर इन द सेकेंड राउंड, दूसरे राउंड में ही डबल द अमाउंट विद हिम, वो डबल पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और अगेन लॉस 3p टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त के साथ जब खेलता है तो 3p फिर से हार जाता, मानता नहीं है बिल्कुल। तीसरा राउंड फिर से, तीसरे राउंड में क्वाड्रपल्ट मतलब चौथाई, 4 गुना पैसा वो फिर से लगाता है और अगेन लॉस एन अमाउंट 2p टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से फिर से 2p हार जाता। डन हो गई बात, 3 राउंड कर चुके भाई साहब। वॉज फाइनली लेफ्ट विद नो मनी, और इसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं बचता। He lost an amount more than 240 rupees but less than 363 rupees to his friend. अमित जो पैसा हारा है वो पैसा 240 से ज्यादा है और 363 से कम। Then what could be the possible integral value of the amount? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द अमाउंट का मतलब जो आप वैल्यू आप एक्स की निकालेंगे वो सीधी सीधी आएगी, पूर्णांक आएगी। दैट इज स्टार्टिंग विद, जिससे उसने गेम की शुरुआत की थी, और इफ p इज द मल्टीपल ऑफ 3, जबकि p जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब मेरी बात को समझ, अमित ने x रुपए से गेम की शुरुआत की है, गेम की शुरुआत x रुपीज से की है। सबसे पहले उसने क्या किया, 3 गुना पैसा लगाया, पैसा 3 गुना लगा के वो खेलता है। 3x उसने लगा के गेम शुरू किया, p रुपए हार गया तो माइनस p कर, जब पहला राउंड ये खत्म हुआ, ये पहला राउंड कंप्लीट हुआ, p रुपए हार गया तो माइनस p कर दिया, अब उसके पास इतना पैसा बचा। दूसरे राउंड जब खेलना होता है तो वो क्या करता है, इस पैसे का डबल करता है, डबल करके गेम शुरू किया और दूसरे राउंड में 3p हार गया, दूसरे राउंड में 3p फिर से हार गया, डबल करके शुरू किया और फिर से 3p हार गया। ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया दूसरा राउंड। तीसरे राउंड में क्या करता है कि 4 गुना पैसा लगाता है, 4 गुना पैसा लगाता है, यानी फिर से ये 4 गुने से गेम शुरू करता है, फिर से 2p हार जाता है। अब जब वो 2p हारता है तो कह रहा है आपसे ये 2p हार गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइनली नो मनी लेफ्ट, उसके पास कोई पैसा ही नहीं बचता है, यानी दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, कुछ भी नहीं उसके हाथ में बचा। तो बचा नहीं तो फिर क्या करेंगे, गंदी आदत सीखेंगे, इस तरीके का जुए का गेम खेलेंगे तो गंदी आदत में फिर गंदा ही काम होगा। ये जरा देखिए कितना हो रहा है, 6x माइनस 2p माइनस 3p, ठीक, इंटू 4 माइनस 2p, दिस इज इक्वल टू 0। मेरे भाई 6x और ये मिलकर कितने हो गए, 5p, 4 से गुणा करेंगे तो 24x माइनस 5 चौके 20, 20p माइनस 2p इक्वल टू 0।
हम कह सकते हैं सर 24x इज इक्वल टू 22p। तो x अपॉन p की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं 11/12 आ रही है। x अपॉन p की वैल्यू कितनी आ रही है? 11/12। अब जरा समझ, उसने बोला कि जो लॉस उसको होता है, यानी जो वो पैसा हारता है, वो लॉस वाली वैल्यू, लॉजिक पकड़ना बहुत प्यारा सवाल। देखो, लॉस वाली वैल्यू जितना पैसा वो हारा है, वो हारने वाला पैसा 240 से ज्यादा है, 240 से ज्यादा है, डन। और 363 से कम है, 363 से कम है। इतना भाई साहब हारे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये हारा कितना है, और देखो कितना हारा है ये जो हारा है, सबसे पहले पी हारा है पहले राउंड में, पी रुपए हारा है। दूसरे राउंड में 3p हारा है, तो 3p और p मिलकर 4p, और तीसरे राउंड में 2p हारा है, यानी p 3p 2p मिलकर 6p रुपए हार गए भाई साहब। 3 राउंड में हारे कितने हैं? 6p। यानी ये वही कह रहा है मुझसे क्वेश्चन में कि ये जो 6p की वैल्यू है, ये वैल्यू 240 से ज्यादा है, जबकि 363 से कम है। 240 से ज्यादा है और 363 से कम है। मैंने कहा लगे हाथ जरा मालिक, इतना खर्चा हो ही गया तो 6 की भाग कर लीजिए। 6 से भाग करेंगे 60.5 पी, और 6 से करेंगे इसको 6 चौके 24 40, यानी पी की वैल्यू जो आएगी मेरे भाई, वो 40 से बड़ी आएगी और 60.5 से छोटी आएगी। ये पी की वैल्यू आएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक्स अपॉन पी ये बता रहा है कि एक्स जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 11 होगा, पी जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 12 होगा। अब मुझे बताइए कि अगर पी की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 12 होगी, पी की वैल्यू अगर मल्टीपल ऑफ 12 होगी, तो 40 से बड़ी और 60 से कम पी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जो 12 का मल्टीपल हो? आप कहोगे सर 12 चौके 48 हो सकती है पी की वैल्यू, या फिर 12 चौके 48, 12 25 60 भी हो सकती है, क्योंकि 60.5 से कम होनी चाहिए, तो 12 25 60 हो सकती है। ये पी की दो वैल्यू हो सकती है सर। अगर मैंने कहा ठीक है, अगर पी की वैल्यू 48 होगी, यानी वो 12 यूनिट के बराबर होगी। 12 यूनिट 48 होने से 1 यूनिट की वैल्यू 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 11 यूनिट एक्स की वैल्यू, 11 यूनिट एक्स की वैल्यू 11 चौके 44 होगी। यानी अमित के पास इनिशियल पैसा जो जुआ लगाकर खेलता है वो कितना है? 44 हो सकता है। अगर मैं कहूं कि पी की वैल्यू सर 12 25 60 हो रही है, यानी 1 यूनिट 5 होगी। अगर 1 यूनिट 5 होगी, तो मैंने कहा फिर एक्स की वैल्यू, एक्स 11 का मल्टीपल है, 11 गुणे 5 होने से एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 55 होगी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 55। यानी अमित ने जो पैसे लगाए थे वो एक्स था, और एक्स की दो वैल्यू आ रही है। 44 रुपए से भी गेम शुरू कर सकता है और 55 रुपए से भी कर सकता है। यानी एक्स की दो वैल्यू आई, 44 रुपए और 55 रुपए से ये गेम की शुरुआत कर सकता है। अब चलते हैं ऑप्शन के पास। 44 यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, बाकी के सारे गलत हैं, बाकी के सारे गलत हैं। डन। तो पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड अगर कहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, और कुछ भी नहीं है। डन। उपड़ी के धागे हिल रहे होंगे, क्यों? मजा आ रहा होगा, ऐसे ऐसे दिमाग ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा, यार इतना टफ पढ़ने से अच्छा तो भगवान बुला लेते तो कितना अच्छा होता। क्या ही है इस गणित में, है ना? चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये क्वेश्चन देखिए आप जरा, क्या कह रहा है? द एवरेज अर्निंग ऑफ ऑल मेंबर ऑफ अ फैमिली इज ₹98 पर डे। एक फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनकी औसत आमदनी जो कमाते हैं वो 98 रुपए प्रतिदिन की।
डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट अमाउंट अर्न इन द फैमिली इज 140। ठीक, जितने भी मेंबर की फैमिली है उसमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमाता है और जो व्यक्ति सबसे कम कमाता है उनके कमाने के बीच का अंतर 140 है। कह रहा हाईएस्ट एंड लोएस्ट अर्निंग ऑफ मेंबर आर एक्सक्लूडेड, देन एवरेज अर्निंग ऑफ द ग्रुप डिक्रीज्ड बाय 2। अगर उन दोनों व्यक्तियों की आमदनी को हटा दिया जाए तो औसत जो है वो 2 से कम हो जाता है। इफ द मिनिमम अर्निंग इज मोर देन 45, अगर एंड इज द मल्टीपल ऑफ 7, जो मिनिमम अर्निंग का मतलब जो सबसे कम कमाने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी आमदनी 45 से ज्यादा है और 7 का मल्टीपल है, तो नंबर ऑफ मेंबर इनिशियली वाज इक्वल टू द एंड द नंबर ऑफ मेंबर इनिशियली वाज इक्वल टू द प्राइम नंबर, और जो परिवार में सदस्यों की संख्या है वो एक प्राइम नंबर है विद बोथ डिजिट्स प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है 2 डिजिट का है, दोनों डिजिट प्राइम नंबर है। कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर। तो परिवार में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या बताइए। अब ये सारे परिवार के प्रारंभिक सदस्य हैं, सारे आपको दिख रहे हैं कि 2 डिजिट के हैं, सारे दिख रहे हैं आपको प्राइम नंबर है, दिख रहे हैं आपको सारे प्राइम नंबर, और दोनों डिजिट भी इनके प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन देख के भी तुक्का नहीं मार सकते आप, लगाना तो पड़ेगा। आइए, जब इतनी मेहनत हो गई तो लगा ही लेते हैं, लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने कहा मान लो कि परिवार में रहने वाले लोग, लेट टोटल मेंबर जो है फैमिली के, भाई मोहब्बत एक्स लोग हैं, इनकी एवरेज अर्निंग 98 क्वेश्चन में दिया है। तो परिवार के सदस्यों का कुल कमाई यानी सम कितना हो जाएगा, 98x हो जाएगा, 98x हो जाएगा। अब कह रहा है परिवार में सबसे कम और सबसे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति की आमदनी के बीच का अंतर 140। तो मैंने कहा मान लो कि जो घर में सबसे कम कमाता है लोवेस्ट परिवार में, उसकी अर्निंग L है, तो जो सबसे ज्यादा कमाता है हाईएस्ट वो L प्लस 140 हो, L प्लस 140 होगा। फिर उसने कहा कि इन दोनों की अर्निंग को हटा दीजिए। आपको पता है 98 फैमिली की कमाई का सम है। अगर फैमिली की कमाई का सम 98 है तो इसके अंदर सबसे कम कमाने वाले की भी कमाई है और सबसे ज्यादा कमाने वाले की भी कमाई है। आप कहोगे हाँ, तो अगर ऐसा है तो इसमें से इन दोनों को हटा दीजिए, दोनों की कमाई। जब आप इसमें से दोनों की कमाई हटाएंगे, यानी आपको लिखना होगा 98x माइनस LL मिलकर मेरे भाई 2L होगा प्लस 140। ये दोनों आप हटा दीजिए। जब आप इन दोनों को हटा देंगे तो कह रहा है एवरेज डिक्रीज हो जाएगा कितना, 2 रुपए से। एवरेज पहले कितना था 98 और अब एवरेज हो जाएगा कितना 96। मेंबर अपने पास x है और वो 2 मेंबर की कमाई हटाए तो 2 मेंबर भी हट गए, यानी अब मेंबर कितने बचे x माइनस 2। तो अब आप कहोगे कि सर अब जो ये सम होगा ये 96 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर, ये मेरे नए वाले मेंबर और ये मेरा नया वाला एवरेज इंटू मेंबर किया तो ये हो गया पूरी के पूरे हमारे, और इधर भी हमारे पास सम है। मैंने कहा फिर इसको लगा लूं, 98x माइनस 2L माइनस 140, 96x माइनस 6 दूना 12 192 घटाया मैंने तो 2x प्लस 192 और 140 मिलकर कितने हो जाएंगे 26 नहीं 52 52 और इधर हो जाएगा कितना 2L। एक काम करिए 2 से पूरे में भाग दे दिए, x प्लस 26 बराबर L आ रहा, x प्लस 26 बराबर L आ रहा, ये रिलेशन मेरे पास आ रहा। ठीक, ध्यान रहे हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये डन। ये x इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली, x फाइंड करना। आपको पता है x तभी फाइंड होगा जब L आप डिसाइड करेंगे।
एल डिसाइड करोगे तभी फाइनल होगा। अब एल कहां से आएगा गुरुजी? एल पे कंडीशन लगी थी, ध्यान से पढ़ा हो अगर आपने पीछे तो ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है कि मिनिमम अर्निंग इज अ मोर देन 45 एंड इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मिनिमम अर्निंग क्या है? एल है, यानी एल की वैल्यू 45 से ज्यादा होगी और ध्यान रहे 7 का मल्टीपल होगी। ये होगी एल की वैल्यू। एल की वैल्यू जो होगी वो 45 से ज्यादा होगी, ठीक, और 7 का मल्टीपल होगी। ये सारे ऑप्शंस एक्स की वैल्यू है, सारे ऑप्शंस एक्स की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, एक्स की जगह पर एक एक वैल्यू रख कर देखते हैं, जो वैल्यू में एल की वैल्यू 45 से ज्यादा 7 का मल्टीपल आ जाएगी तो बल्ले बल्ले। डन। आओ, एक्स की वैल्यू अगर मैंने कहा 23 रख लो, 23 रखा तो 23 प्लस 26 कितना आया? 49। 49 45 से ज्यादा है, 7 का मल्टीपल है, ये सही है। ये पहला वाला सही है, 23 पहला सही है। डन हो गई बात। अब मैंने कहा एक्स की जगह पर 37 रख के देख लो, तो 37 प्लस 26 आपने किया, 3 2 5 और 1 6, 63 सही है। 45 से ज्यादा है, 7 का मल्टीपल है तो सेटिस्फाई कर गया। 53 रख के देख लो, 53 प्लस 26 डन। 6 3 9 5 2 7 9। भैया 45 से ज्यादा तो है, 45 से ज्यादा तो है, बट 7 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर 7 का मल्टीपल नहीं है तो काटने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब 53 नहीं होगा, 53 नहीं होगा। 73 और बच्चा, इसको भी देख लीजिए, लगे यार इतनी मेहनत हो ही गई। 73 प्लस 26 डन। दिस इज 96 96 96 45 से तो बड़ा है, बट 7 का मल्टीपल नहीं है, तो यह भी नहीं होगा फिर, यानी यह भी कट गया। तो सिर्फ पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ये है बोथ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। डन। क्लियर है भाई मेरे? फिर से देखेंगे आप इन सारी वीडियो, कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप देखिए दिल खुश हो जाएगा आपको। बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक की बटन होगी, उसको दबा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में सब्सक्राइब करके 2 4 दोस्त मित्र तक पहुंचा दीजिए कि मार्केट में एक ये ऐसा चैनल है जिस पे डेली सुबह 8 बजे कुछ झन्नाटेदार चीज आ रही है, एकदम यूनिक तरीके की। तो मजा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? चल, आज की सेशन का अंतिम सवाल, इसको और लगा लेते हैं, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है आपसे, प्रेजेंट एज ऑफ सी, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 25% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए। सी की जो एज है वो ए की एज का 25% है, मतलब अगर ये 4x है तो ये 1x है। कह रहा आफ्टर 12 ईयर एज ऑफ बी, आफ्टर 12 ईयर एज ऑफ बी विल बी ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सी। 12 साल बाद, 12 साल बाद जो सी की उम्र होगी, सी की उम्र से बी की उम्र, सी की उम्र से बी की उम्र, ठीक, कितनी होगी? ट्वाइस होगी, 2 गुना। 12 साल बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सी, जब सी पैदा हुआ, एज ऑफ बी वॉज नॉट मोर देन 24 ईयर ओल्ड। जब सी का जन्म हुआ था, सी जब पैदा हुआ था, उस समय बी की जो उम्र थी, नॉट मोर देन 24 ईयर ओल्ड, 24 से ज्यादा नहीं, 24 से ज्यादा नहीं थी, 24 तो हो सकती है। जब सी पैदा हुआ था तो बी की उम्र 24 से ज्यादा नहीं, 24 से ज्यादा नहीं है, 24 के बराबर तो हो सकती है, 24 से कम हो सकती है, ठीक है। तो मैंने लिखा लेस आर इक्वल टू 24। तो बताना है आपको कि फाइंड द पॉसिबल रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी। बहुत अच्छी बात, आप देखिए कितना प्यारा सवाल है, आपका दिल खुश हो। अगर ये x है
तो 12 साल बाद इसकी उम्र x प्लस 12 हो, और इसकी उम्र का डबल करेंगे मतलब 2x प्लस 24 हो। बी की उम्र 12 साल बाद, तो बी की एज प्रेजेंट जाने के लिए 12 घटा लीजिए, 12 घटाएंगे तो 2x प्लस 12 हो जाए, 2x प्लस 12 हो जाए। आपको बताना क्या, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा, और ये सारे प्रेजेंट एज का रेशियो लिखिए। तो ए की भी एज है आपके पास, बी की भी एज है, ए की भी एज है और बी की भी एज है, तो आप रेशियो बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। हमने कहा सर ठीक है, 4x अपॉन 2x प्लस 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x कॉमन लेके नीचे का 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस, ये क्या है, ये ऊपर ए का एज है और नीचे क्या है, बी की एज है। इन्हीं का रेशियो बताना है, इन्हीं का रेशियो बताना है, सामने ए और बी का रेशियो ही तो है ये, है ना। ये प्यारा सवाल है, इसको लगाते जाइए। यहां रखिए आप 3 और यहां रखिए 2, यहां रखिए 3, यहां रखिए 2, डन हो गई बात। अब इस पर सेटिस्फाई आपको कराना होगा एक्स की वैल्यू। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, देखो ध्यान, उसने बोला था ये वाली लाइन का अब यूज करेंगे कि सी जब पैदा हुआ तो बी की उम्र 24 से कम होगी, 24 से ज्यादा नहीं थी, 24 से कम या 24 से बराबर थी। यार मैं एक बात कह रहा हूं कि सी जब पैदा हुआ तो बी की उम्र 24 से ज्यादा नहीं थी, या तो 24 होगी या 24 से कम होगी। तो चाहे 10-20 साल बाद की भी बात कर ले, सी और बी के उम्र के बीच का अंतर 24 ही तो होगा, यानी वो जो अंतर होगा बी और सी की एज का, वो कितना होगा, वो 24 से कम होगा या 24 के बराबर होगा। तो मैंने आपसे ये कहा, कभी कभी उठा लिए, दो लोगों की एज के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। अगर आज अंतर 24 का है तो हमेशा अंतर 24 का होगा। मैं अगर बी की एज में से सी की एज को घटाऊं तो 2x से x घटने के बाद x बचेगा, 24 में से 12 घटने के बाद 12 बचेगा, प्लस का 12 बचेगा, और ये वैल्यू 24 से कम या 24 के बराबर होगी। तो मतलब x की वैल्यू, x की जो वैल्यू होगी मेरे भाई, वो 12 से कम या फिर 12 के बराबर होगी, 12 से कम या फिर 12 के बराबर होगी x की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, एक एक रेशियो रख रख के सेटिस्फाई करा के देख लेना है। मैंने कहा ए और बी का ये रेशियो 3 और 2 उठाते हैं, तो सबसे पहले अब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 4x 3x, x बराबर 18 आएगा, x बराबर 18 आएगा। आना क्या चाहिए, x की वैल्यू 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए। तो पहला हो गया गलत, पहला हो गया गलत, डन, पहला हो गया गलत, पहला गलत हुआ। अब देखो बहुत सारे आंसर है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऑप्शन दिया है। जब आपको पता चल जाए पहला गलत है तो जिसमें पहला पहला है वो काट दो, ये काट दो पहले, ये काट दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बचा क्या, जल्दी चेक करने का तरीका। आप देख रहे हैं बिना पैसे में कितनी बेहतरीन चीज आपको मिल रही है। आप देखिए, पहला और चौथा ऑप्शन हो सकता है, डन। अब अगर ये पहला और चौथा ऑप्शन हो सकता है तो कॉमन क्या क्या है, सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, फिफ्थ इसमें भी है, फिफ्थ इसमें भी है। आप फोर्थ को चेक करिए, फोर्थ को चेक करिए, अगर फोर्थ सेटिस्फाई कर गया तो पहला सही हो जाएगा, और नहीं किया तो चौथा सही हो जाएगा, खत्म हो गई बात। आओ फोर्थ को चेक करते हैं। मैंने कहा 2x अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू फोर्थ, 4/3 अगर करते तो 3 दूना 6, 4, 4 और 6 2, 2 और 6 चौके 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। हाँ ठीक है, ठीक है ना, x की वैल्यू 12 से कम या 12 के बराबर होनी चाहिए, तो ठीक है, यह भी सही है। यानी हमने किसको चेक किया था, फोर्थ को, तो ऑप्शन सही क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। मतलब ये सारे गड़बड़ हैं, केवल और केवल पहला सही, चौथा सही और पांचवा भी सही, पांचवा भी सही। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये बेहतरीन सा सवाल है एज का, आप इसको पीओ के मेंस के लिए रख सकते हैं, आप इसको क्लर्क मेंस के लिए रख सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आज की ये 5 झन्नाटेदार सवाल आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसको पहुँचाइए अपने दोस्तों तक, लोगों तक बताया करिए कि एक चैनल है ऐसा, जिस पर सुबह-सुबह 8 बजे आपको कुछ झन्नाटेदार चीज़ें मिल रही हैं। ये आपकी थोड़ी-सी मेहनत हमारे लिए बड़ा ही मोटिवेशन का। तो वापस मुलाकात होगी फिर अन्य 5 सवाल की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।